इज्जत से निकल जाओ। तुम हमारे घर के लायक हो भी क्या? मेरी सास ने मेरा सूटकेस दरवाजे के बाहर फेंक दिया। सूटकेस मीन पर गिरकर खुल गया। मेरे अंडरगारमेंट्स और साई के पेटीकोट सारे कॉरिडोर में बिखर गए। 12 साल की गृहस्थी एक सूटकेस में भी पूरी नहीं समाई। मेरा पति राजेश मेरे पीछे खड़ा था। उसने एक शब्द नहीं कहा, आंखें तक नहीं मिलाई। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी बेटी प्रिया ने रोते हुए मेरी टोंग पकड़ी। 10 साल की बच्ची के हाथों में इतनी ताकत थी कि मेरी टोंग दुखने लगी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। केरल में नानी के घर बस यही एक वाक्य मेरे मुंह से निकला। मेरा गला रुंध गया था और शब्द नहीं निकल रहे थे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, मुझे अपनी सांस की आवाज सुनाई दी, दफा हो जाओ और वापस आने की सोचना भी मत। उस दिन मैंने अपनी 12 साल की शादी को एक सूटकेस में समेट लिया था। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, कमेंट में बताएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था। मेरी सास सावित्री देवी ने पहली बार मेरे मायके की बात छेड़ी थी। दिवाली का दिन था। लिविंग रूम में सारे रिश्तेदार बैठे थे और मैं रसोई में समोसे तल रही थी। तेल की गंध पूरे घर में फैली हुई थी। राजेश की बीवी केरल से है, सावित्री जी की आवाज रसोई तक आ रही थी। जानते हो वहां क्या करते हैं इसके घर वाले? और फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया, मसालों की खेती। एक ओरदार ठहाका गूंजा। 1-2 लोग नहीं, पूरा लिविंग रूम हौस रहा था। अरे वाह, मसालों के खेत से निकलकर मुंबई में बहू बनकर आ गई। मैंने काई में पलटा चलाना बंद कर दिया। समोसे जल रहे थे पर मेरा हाथ नहीं हिल रहा था। धुआं उठ रहा था पर मैं बस खाई रही। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल सिकुड़ गया हो। राजेश लिविंग रूम में ही था। उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद सावित्री जी मेरे मायके का माक उखाना अपनी आदत बना चुकी थीं। बहू, अपने मायके की बातें बाहर किसी से मत करना, शर्मिंदगी होती है। गांव में खेती बाही करने वाले लोग क्या जानेंगे? मुझे तो अपने राजेश के लिए अफसोस होता है। कहां ऐसी जगह उसकी शादी कर दी। शुरू में मैंने जवाब देने की कोशिश की। मैं बताना चाहती थी कि मेरा मायका सिर्फ एक छोटा सा खेत नहीं है। मेरे पिता श्री के मेनन ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर जो मसालों का बागान खगा किया है, वह कितना बहा है। केरल में हमारे परिवार को कौन नहीं जानता, पर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी। सास के सामने आते ही मेरी आवाज दब जाती थी। दिल सिकुड़ जाता, हाथ ठंडे पड़ जाते और दिमाग सुन्न हो जाता। 12 साल तक यही चलता रहा, पूरे 12 साल। एक बार मैंने राजेश से बात की थी। शादी के शायद 3 साल हुए होंगे। राजेश, माँ जी हमेशा मेरे मायके के बारे में बोलती रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। राजेश सोए पर लेटे लेटे टीवी देख रहा था। उसने बस गर्दन घुमाकर कहा, अरे माँ की तो आदत है, तुम ध्यान मत दिया करो। बस इतना ही, ध्यान मत दिया करो। इन 3 शब्दों ने मेरा मुंह बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कभी राजेश से सास के बारे में शिकायत नहीं की। त्योहारों पर सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी। दिवाली पर करीब 20 रिश्तेदार घर आते थे। मैं सुबह 4 बजे उठकर पकवान बनाने लगती। समोसे, कचौरियां, गुलाब जामुन, बिरयानी, पूजा का प्रसाद मिलाकर 15 से ज्यादा चीजें बनती थीं। मेरे हाथ फट जाते, कमर टूट जाती और पैर सूज जाते। लेकिन सावित्री जी एक बार भी रसोई में झांकने नहीं आती थीं। जब सब रिश्तेदार खाना खाकर फल खा रहे होते, तब सावित्री जी रूर कहती, कुछ भी कहो, हमारी बहू गांव की है, इसलिए रसोई का काम बहुत अच्छा करती है, ये तो मानना पड़ेगा। शायद वो इसे तारीफ समझकर कहती थीं, पर मेरे लिए यह एक चाकू की तरह था। गांव की लड़की जो सिर्फ रसोई का काम अच्छा कर सकती है, उनकी नजर में मैं बस इतनी ही थी। एक बार प्रिया के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सास मेरे साथ चली गई। प्रिया पहली क्लास में थी। एक दूसरी माँ ने पूछा, सावित्री जी आपकी बहू का मायका कहाँ है? केरल, उन्होंने जवाब दिया। वहां कुछ मसालों की खेती करते हैं इनके घर वाले। हाथ हिलाकर जैसे कोई मामूली बात हो। मैं वहीं खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। मेरे होंठ मुस्कुरा रहे थे पर आंखें नहीं। उस दिन घर आकर मैं बाथरूम में अकेले रोई थी, बिना आवाज किए। प्रिया सुन न ले, इसलिए तौलिए से अपना मुंह दबा लिया था। ऐसे ही 12 साल बीत गए। मैं धीरे धीरे छोटी होती गई। मेरी आवाज, मेरा वजूद, मेरा स्वाभिमान। मुझ जैसी औरत, यह बात मेरी उबान पर चा गई थी। मैंने मायके ओन करना भी कम कर दिया था। माँ की आवाज सुनती तो रोना आ जाता। केरल के मसालों के बागानों की महक कभी
कभी सपनों में आती। बचपन में पापा के कंधे पर बैठकर बागानों में घूमना, इलायची और काली मिर्च के फूलों की खुशबू जो हवा में तैरती थी। जब नींद खुलती तो तकिया गीला होता था। तब मुझे नहीं पता था कि यही बागान मुझे दोबारा इंदा करेंगे। सास नई औरत को घर लेकर आई। तब मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे। पतझड़ का मौसम था। उस दिन भी मैं रसोई में थी, रात के खाने की तैयारी कर रही थी। प्रिया स्कूल में टेस्ट में 100 में से 100 नंबर लाई थी, तो मैं उसके पसंदीदा कटलेट बना रही थी। दरवाजा खुला, सास अंदर आई। उनके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबी लंबे बाल। उसका कोट बहुत महंगा लग रहा था। परफ्यूम की महक दरवाजे तक आ रही थी। राजेश, ग्रा यहाँ आना। सास ने अपने बेटे को बुलाया। राजेश सोए से उठकर आया। मैंने भी रसोई से गर्दन बाहर निकाली। मेरे हाथ में ब्रेड क्रम्स लगे थे। ये सोनिया है, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है और इसके पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हमारे घर की बहू ऐसी होनी चाहिए। सास ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ब्रेड क्रम्स लगे हाथ अपने एप्रन से पोंछे। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या सुना। हमारे घर की बहू तो फिर मैं कौन थी? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। राजेश ने मेरी तरफ देखा। 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड। हमारी आंखें मिली, फिर उसने नर्रें फेर ली। उस रात सास ने मुझे अपने सामने बिठाया। मीरा, मैं सासा कहती हूं। जब वो मुझे मीरा बुलाती थीं तो सबसे ज्यादा डर लगता था। आमतौर पर वो बहू कहती थीं। नाम लेने का मतलब था कि कोई बड़ी बात होने वाली है। राजेश को अब अपने बराबर की औरत चाहिए। उसे अपना बिजनेस भाना है, कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। तुम अच्छी हो लेकिन हमारे परिवार के लायक नहीं हो। माँ जी, मैंने 12 साल। हाँ, तो 12 साल बहुत मेहनत कर ली। अब आराम करो। हम तुम्हें गुहारा भत्ता देंगे, प्रिया की परवरिश का खर्चा भी देंगे। बस इज्जत से चली जाओ, इज्जत से चली जाओ। ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। 12 साल, सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाना, कपड़े धोना, हर त्योहार पर अकेले रसोई में पकवान बनाना, बच्चे पालना। उन 12 सालों का अंत इन 4 शब्दों से हो रहा था। मैंने राजेश की तरफ देखा। राजेश, तुम्हें लगता है ये सही है? राजेश ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। लिविंग रूम में घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो आवाज कितनी तेज थी। माँ कह रही हैं तो शायद यही सही होगा। इस एक वाक्य ने मेरे अंदर कुछ बुझा दिया। गुस्सा नहीं था, दुहक भी नहीं था, बस सब कुछ बुझ गया। जैसे हवा में बहुत देर से कांपती मोमबत्ती की लौ आयर में फुस करके बुझ जाती है, बिना आवाज के। उस रात मैं प्रिया के कमरे में गई। वो सीने तक कंबल ओढ़े सो रही थी। एक 100 नंबर वाला टेस्ट पेपर में पर रखा था। कटलेट तो बन ही नहीं पाए, तेल ठंडा हो गया था। मैंने प्रिया के माथे पर हाथ रखा, गर्म था। मम्मी तुम्हारी रक्षा करेगी, मैंने बिना आवाज के कहा। सिर होंठ हिले। तलाक की प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई। सास ने सब तैयारी कर रखी थी, वकील तक कर लिया था। 3 लाख रुपए और हर महीने 10 रुपए प्रिया के लिए। जब मैं कागजों पर दस्तखत कर रही थी तो मेरा हाथ कांप रहा था। वकील ने पूछा, आप ठीक हैं? मैंने सिर हिला दिया। मैं ठीक नहीं थी, पर मैंने हाँ कहा। दस्तखत करके बाहर निकली तो सास लॉबी में खड़ी थी। अच्छा सोचा, शांति से अलग होना ही दोनों के लिए अच्छा है। दोनों के लिए अच्छा है। मुझे हंसी आने वाली थी, पर जो बाहर आया वो हंसी नहीं थी। मेरे गले में कुछ गर्म सा उठा और मैंने उसे वापस घटक लिया। घर छोड़ने वाले दिन सामान पैक करने में 1 घंटा भी नहीं लगा। 12 साल रहने के बाद भी मेरा सामान इतना कम था। एक सूटकेस, 2 बक्से। एक बक्से में प्रिया की किताबें और कप, दूसरे में मेरे कपड़े और कुछ सामान, बस। सास दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। इज्जत से निकल जाओ, तुम हमारे घर के लायक हो भी क्या? ये शब्द मेरी पीठ पर आकर लगे। सूटकेस का पहिया दरवाजे की चौखट पर अटक गया। वो गिर गया और उसकी इप खुल गई। मेरे अंडरगारमेंट्स और पेटीकोट कॉरिडोर में बिखर गए। मैं घुटनों के बल बैठकर उन्हें उठाने लगी। हाथ इतने कांप रहे थे कि एक पेटीकोट 2 बार हाथ से छूट गया। राजेश पीछे खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? प्रिया रोते हुए पूछ रही थी। 10 साल की बच्ची की आंखों में आंसू भरे थे। केरल में नानी के घर। फ्लाइट में प्रिया मेरी बाह से लगकर सो गई। उसके छोटे से हाथ ने मेरी आस्तीन कसकर पक रखी थी। खिड़की के बाहर बादल दिख रहे थे। मुंबई छोटा होता जा रहा था। 12 साल बादलों के नीचे कहीं खो रहे थे। जब मैं कोच्चि एयरपोर्ट पर उतरी तो हवा का एक झोंका आया। मसालों की खुशबू। मई का महीना था। हवा में मिठास थी। उस खुशबू को सूंघते ही मेरे आंसू फूट पड़े।
जो कुछ भी दबा रखा था सब एक साथ बह निकला। मैं एयरपोर्ट लॉबी में सूटकेस पककर खई खई ओर से रोने लगी। प्रिया घबराकर मुझे देखने लगी। मम्मी, तुम क्यों रो रही हो? यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, मैंने बस इतना कहा। यह झूठ था, पर आधा सच भी था। 12 साल में पहली बार मैं गहरी सांस ले पा रही थी। एग्जिट गेट पर पापा खड़े थे, अपनी पिकअप ट्रक के सहारे। टोपी और लंबे बूट पहने वो सीधे बागान से आए लग रहे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरा सूटकेस उठाकर ट्रक में रख दिया और बस एक शब्द कहा, आ गई। इन 2 शब्दों को सुनकर मेरे पैरों में जान नहीं रही। जब हम केरल में अपने घर पहुंचे तो रात के 9 बज चुके थे। पापा का ट्रक पत्थर की दीवारों वाली पतली सड़क से घुरकर बागान के गेट पर रुका। घर के बाहर लाइट जल रही थी। माँ आंगन में खजी थीं, एप्रन पहने हुए। मेरा चेहरा देखते ही उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। माँ के आंचल से मिट्टी की खुशबू आ रही थी। इलायची के पत्तों की महक भी मिली हुई थी। यह वो खुशबू थी जो मैंने मुंबई में 12 साल में एक बार भी महसूस नहीं की थी। उस खुशबू से मेरे आंसू फिर निकल आए। मुझे लगा था कि मैं एयरपोर्ट पर सब रो चुकी हूं, पर ऐसा नहीं था। खाना खा ले, इंदा रहना है, माँ ने बस इतना कहा। उन्होंने यह नहीं पूछा कि तलाक क्यों हुआ, क्या हुआ था, कुछ नहीं। बस मुझे डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। टेबल पर मेरी पसंदीदा फिश करी रखी थी, साथ में अवियल भी था। ये वो चीजें थीं जो मुझे बचपन से पसंद थीं। माँ ने मेरे आने की बर सुनकर तुरंत तैयार की थी। मैंने चम्मच उठाया, पर हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं खा नहीं पा रही थी। प्रिया मेरे पास बैठी थी। मम्मी, फिश करी बहुत टेस्टी है। उसकी बात सुनकर मैंने किसी तरह चम्मच उठाया, एक निवाला मुंह में डाला, पर स्वाद समझ नहीं आया। बस कुछ गर्म सा गले से नीचे उतर गया। उस रात मैं अपने बचपन के कमरे में लेटी। छत पर ट्यूबलाइट का निशान वैसा का वैसा था। मिडिल स्कूल में लगाए गए रात में चमकने वाले सितारों के स्टिकर भी अभी तक लगे थे। 20 साल से ज्यादा पुरानी चीजें मेरा इंतजार कर रही थीं। प्रिया मेरी बाह से लगकर सो गई। उसकी सांसों की आवाज सुनते हुए मैंने बहुत दिनों बाद आंखें बंद कीं। मुंबई में मैं हर रात छत को घूरती रहती थी और सुबह हो जाती थी, पर उस दिन आंखें बंद करते ही नींद आ गई। खिड़की से मसालों के फूलों की खुशबू आ रही थी। पहला महीना मैंने कुछ नहीं किया, कमरे से बाहर नहीं निकली। माँ कमरे के बाहर खाना रख देती थीं और मैं दरवाजा खोलकर ले आती थी। मुझे लोगों से मिलने में डर लगता था जैसे पोस के लोग कानाफूसी कर रहे होंगे, तलाक हो गया। माँ ने कुछ नहीं कहा, वो बस हर वक्त खाना बनाकर दरवाजे पर रख देती थीं, गरम गरम, ताकि ठंडा न हो जाए। पापा भी कुछ नहीं कहते थे। एक बार कमरे के पास से गुजरते हुए उन्होंने बस इतना कहा, मेरी बेटी ने बहुत दुहक झेला, ये तेरा ही घर है, आराम से रह। उनकी बात सुनकर मैं फिर रोई। रो कर भी आंसू खत्म नहीं हो रहे थे। दूसरे महीने प्रिया दरवाजा खोलकर अंदर आई। मम्मी, मुझे बागान जाना है, नाना जी बुला रहे हैं। मैंने देखा उसका चेहरा धूप में काला पड़ गया था। मैं कमरे में बंद थी, पर प्रिया रो पापा के साथ बागान जा रही थी। टोपी पहनकर, बूट पहनकर नाना जी के साथ मसालों के बक्से उठा रही थी। प्रिया ने मेरा हाथ खींचा, मम्मी तुम भी चलो। उस दिन मैं पहली बार बाहर निकली। बागान मेरी यादों से कहीं ज्यादा भा हो चुका था। बचपन में यह सिर्फ हमारा खेत था, जहां पापा ट्रक चलाते थे और मसाले तोते थे। पर 12 साल बाद मुंबई से लौटकर देखा तो यह बागान नहीं, एक पूरा बिजनेस था। दूर दूर तक नगर नहीं जा रही थी। मसालों के बागान पहाड़ी की ढलान तक फैले थे। एक तर मसालों को सुखाने और स्टोर करने के लिए 2 भय गोदाम थे। प्रोसेसिंग मशीनों की घर घर की आवाज आ रही थी। करीब 15-20 मजदूर काम कर रहे थे। 3 ट्रक, 1 फोर्कलिफ्ट। बागान के गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, मेनन स्पाइसेस। पापा, ये सब इतना भाव कब हो गया? पापा ने अपनी टोपी ठीक करते हुए कहा, तेरे मुंबई जाने के बाद धीरे धीरे भाया। सीधे ग्राहकों को बेचना शुरू किया, टूरिस्ट के लिए फार्म टूर शुरू किए। अब तो टूरिस्ट बसें भी आती हैं। यह धीरे धीरे नहीं था, सिर्फ बागान ही 25 एक से ज्यादा था। एक कैहे भी था। बागान के एक कोने में स्पाइस कैहे नाम की एक खूबसूरत इमारत थी, जहां टूरिस्ट लाइन लगाकर खौफे थे। स्पाइस पिकिंग टूर, मसाला चाय बनाना सीखें, स्पाइस आइसक्रीम। माँ ने बताया कि रेसिपी उन्होंने बनाई है। केरल में हमारे बागान को सब जानते हैं, माँ ने कैहे में ड्रिंक बनाते हुए कहा, जैसे यह कोई बभी बात न हो। जब सास ने मसालों की खेती करने वाले कहकर मेरा माँ को घाया था तो मैं कुछ नहीं कह पाई थी। मैं उन्हें यह दिखाना चाहती थी, यह बागान, यह गोदाम, यह कैहे
ये ट्रक, मैं यह सब उनकी आंखों के सामने रखना चाहती थी। पर उस वक्त इस याल से ज्यादा मुझे बस अच्छा लग रहा था। यह मीन जिसे मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी में काम करके बनाया था, आज मुझे सहारा दे रही थी। मिट्टी को छूते ही मेरा मन थोड़ा शांत होने लगा। तीसरे महीने से मैंने बागान का काम शुरू किया। पहले छोटे मोटे काम, बक्सों को ठीक से रखना, कैहे में ग्राहकों को ड्रिंक देना, गोदाम का तापमान चेक करना। मेरे हाथ खुरदुरे हो गए, कमर दुखने लगी, पैर सूज गए। पर अजीब बात थी, यह ससुराल में त्योहारों पर पकवान बनाने से कम थकाऊ था। मुझे वजह समझ आ गई। यहाँ कोई मेरी बेइज्जती नहीं करता था। मजदूर मुझे मेनन साहब की बेटी या मालकिन कहकर नमस्ते करते थे। कैहे में आने वाले टूरिस्ट कहते, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, तो मुझे खुशी होती थी। जब पापा रात में कहते, आज मीरा ने बक्से अच्छे से लगवाए, तो माँ मुस्कुरा देती थीं। ये छोटी छोटी चीजें थीं, पर यही छोटी चीजें मुझे पूरा कर रही थीं। 6 महीने बाद मैंने ऑनलाइन ऑर्डर का काम संभाल लिया। कंप्यूटर पर ऑर्डर मैनेज करना, पैकेजिंग करना, ग्राहकों के सवालों का जवाब देना। मुंबई में सिर घर संभालने वाली मैं यह कर पाऊंगी, मुझे डर था, पर करते करते सब आ गया। 1 साल बाद मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाई। पापा ने कहा, यह सब मुझे नहीं आता, तू ही देख ले। मैं हर रात पाई करती। प्रिया को सुलाकर रात 2 बजे तक कंप्यूटर पर बैठी रहती। जब पहला ऑर्डर आया तो मैं चीख पई। प्रिया घबराकर उठ गई। मम्मी, क्या हुआ? ऑर्डर आया है। किसका? मसालों का। प्रिया नींद में मुस्कुराई। मैं भी हंस पी। बहुत समय बाद सच में हंसी थी। 2 साल बाद मैंने फार्म टूर के नए पैकेज डिजाइन किए। सिर्फ मसाला तोना नहीं, बल्कि घर के मसाले बनाना, मसालों से साबुन बनाना, स्पाइस गार्डन वॉक जैसे प्रोग्राम भी जुए। स्कूलों से एजुकेशनल ट्रिप्स की बुकिंग आने लगी। 3 साल बाद मैं बागान का पूरा मैनेजमेंट देख रही थी। एक दिन रात के खाने पर पापा ने कहा, मीरा, यह बागान अब तू ही संभाल। मैंने चम्मच नीचे रख दिया। पापा मुझे सीधे देख रहे थे। पूरी जिंदगी चुप रहने वाले इंसान ने इतना लंबा वाक्य कहा। यही बभी बात थी। पापा, तेरे आने के बाद बागान और अच्छा हो गया है। ऑनलाइन टूरिज्म सब तेरी वजह से है। यह वैसे भी तेरा ही था। माँ ने पास बैठकर सिर हिलाया। उस रात मैं अकेले बागान में गई। अक्टूबर का महीना था। काली मिर्च और इलायची की लताएं लदी हुई थीं। चांद की रोशनी में मसाले सोने की तरह चमक रहे थे। 3 साल पहले एक सूटकेस लेकर आई मैं। आज इस बागान के बीच में खड़ी थी। सास ने कहा था, खेती बाई करने वाले लोग। हाँ, सही कहा था। हम खेती करने वाले लोग हैं। पर इसी खेती ने मुझे दोबारा इंदा किया है। वो 9 अक्टूबर के बीच में आया। मसालों की कटाई का सीन अभी शुरू ही हुआ था। सुबह से मैं गोदाम का तापमान चेक कर रही थी, प्रोसेसिंग लाइन चलवा रही थी और डिलीवरी के लिए पैकेजिंग का हिसाब लगा रही थी। इस साल ऑनलाइन ऑर्डर पिछले साल से 2 गुने थे। सुबह 5 बजे उठकर रात 10 बजे तक काम करने पर भी वक्त कम पा रहा था। दोपहर का खाना खाने के लिए मैं कैहे में बैठी ही थी कि मेरा फोन बजा। अनजान नंबर था, मुंबई का। उठाऊं या नहीं, मैंने एक पल सोचा। आजकल सप्लायर्स के बहुत ओन आते थे, तो मैंने उठा लिया। हेलो बहू। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल रुक गया हो। 3 साल से मैंने यह आवाज नहीं सुनी थी, पर सिर्फ एक शब्द से मैं पहचान गई। इस दुनिया में मुझे बहू बुलाने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, मेरी सास सावित्री देवी। बहू, मैं हूं। कैसी हो? कैसी हो? मुझे घर से निकालने के बाद 3 साल में एक भी ओन न करने के बाद वो पूछ रही थी, कैसी हो? मैंने हाथ से कप नीचे रख दिया। हाथ इतने कांप रहे थे कि चाय छलक जाती। माँ जी, बस इतना ही निकला मेरे मुंह से। आवा फट गई थी। मुझे लगा था कि मैं 3 साल पहले के दौर से निकल चुकी हूं, पर उनकी आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर रख गया। दिल ओर होर से धकने लगा। माथे पर ठंडा पसीना आ गया। 12 साल तक सास के सामने सिकुड़ने की जो आदत थी, वो 3 साल बाद भी मेरे शरीर में बाकी थी। सुना है तुम केरल में खेती कर रही हो। हम लोग इस बार केरल घूमने आ रहे हैं। मैं, राजेश और सोनिया, तीनों। सोनिया, नई बहू का नाम मेरे कानों में चुभा। वो औरत जिसे सास ने गुद चुनकर अपने बेटे से मिलवाया था। लेकिन केरल पहली बार आ रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ घूमे। तुम तो वहीं रहती हो। घरा हमें घुमा देना, घुमा देना। मैंने ओन कान से हटा लिया। मैं स्क्रीन को घूरने लगी। क्या मैंने सही सुना? उन्होंने मुझे घर से निकाला था।
इज्जत से निकल जाओ, वापस आने की सोचना भी मत। एक भी ओन नहीं किया। तलाक के कागजों पर दस्तखत के वक्त वकील खगा कर दिया था। प्रिया के जन्मदिन पर एक बार भी ओन नहीं किया, अपनी पोती के जन्मदिन पर। और अब केरल घूमने आए हैं तो उन्हें गाइड चाहिए। मैंने ओन वापस कान पर लगाया। माँ जी, अभी मसालों की कटाई का सीन है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, घुमाना मुश्किल होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी आवाज़ शांत रहे। मुझे लगा अगर आवाज़ कांपी तो मैं हार जाऊंगी। क्या खेती में इतनी भी क्या व्यस्तता? सास की आवाज़ में माँ को उघाने का अंदाज था। 3 साल पहले जैसा ही। खेती शब्द के साथ वो हमेशा यही टोन रखती थीं। खेती करना कौन सा बहा काम है? थोए मसाले ही तो तोड़ने हैं, कौन सा रो रो का काम है? बस एक दिन की तो बात है। मेरा ऊन खौल उठा। गुस्सा, यह वो एहसास था जो मैंने 3 साल पहले महसूस नहीं किया था। तब गुस्से की जगह शर्मिंदगी ने ले ली थी। पर अब बात अलग थी। माँ जी, माँ कीजिए, पर मैं व्यस्त हूँ। टूरिस्ट गाइड के लिए आप किसी एजेंसी से बात कर सकती हैं। देखो ग्राय से, पुरानी बातें पुरानी हुई, फिर भी कभी तो हम एक परिवार थे। इतनी तो इंसानियत होगी तुम में। कभी तो एक परिवार थे। सास के मुंह से परिवार शब्द सुनकर मुझे हंसी आने वाली थी। क्या परिवार वाले इज्जत से निकल जाओ कहते हैं? क्या परिवार वाले किसी का सामान दरवाजे पर फेंकते हैं? माँ जी, मैं व्यस्त हूँ, माँ कीजिए। मैंने ओन काट दिया। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने ओन टेबल पर रखा तो खट की आवाज आई। उंगलियों में जान नहीं थी, ओन हाथ से छूट गया था। कहे का एक कर्मचारी बोला, मालकिन आप ठीक हैं? मुझे मालकिन कहलाते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया था, पर आज यह शब्द अजीब लग रहा था। सास की आवाज सुनकर एक पल के लिए मैं फिर से बहू बन गई थी। हाँ ठीक हूं, बस 1 मिनट। मैं वॉशरूम में गई और नल खोल दिया। ठंडे पानी से मुंह धोया, आईने में देखा। 3 साल पहले से अलग चेहरा था। धूप में सांवली पही त्वचा, हवा से खुरदुरे हुए हाथ, पर आंखें अलग थीं। 3 साल पहले डरी हुई आंखें थीं, अब नहीं। आईने में दिख रही। मैंने उद से कहा, सिर होंठ हिले, सब ठीक है, अब तुम वो नहीं हो। मैं कहे में वापस आई और खाना खाया। स्वाद समझ नहीं आया, पर मैंने पूरा खाया। नहीं खाती तो दोपहर में काम करते हुए चक्कर आ जाते। कटाई के सीन में तात ही सब कुछ थी। उस शाम प्रिया स्कूल से लौटी। हम खाना खा रहे थे कि फिर ओन बजा। इस बार दूसरा नंबर था, राजेश का। मीरा जी। 3 साल बाद यह आवाज सुनी थी। वो मुझे मीरा जी कह रहा था। शादीशुदा रहते हुए कभी तुम या सुनो से ज्यादा कुछ नहीं कहा। तलाक के बाद जी लग गया था। यह थोड़ा अजीब लगा। माँ ने ओन किया था तुम्हें? मुझे भी अफसोस है। माँ थोड़ी इद्दी हैं। राजेश, तुमने ओन क्यों किया है? वो माँ कह रही थी कि केरल जाकर तुमसे ही मिलेंगी। मैंने मना किया, पर वो नहीं मानी। अगर माँ वहां आ जाएं तो प्लीज होगा समझ लेना। समझ लेना, यह शब्द मेरे कानों में अटक गया। माँ कह रही हैं तो शायद यही सही होगा। 3 साल पहले भी उसने यही कहा था। माँ का पक्ष लेते हुए मुझसे समझने की उम्मीद की थी। कुछ नहीं बदला था। राजेश, मैं एक व्यस्त इंसान हूं। मैंने माँ जी को भी बता दिया है, मैं गाइड नहीं बन सकती। ठीक है, पर माँ की इद। मैंने कहा ना, नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। मैंने ओन काट दिया। इस बार हाथ नहीं कांपे, बस एक गहरी लंबी सांस निकली। प्रिया मुझे देख रही थी। मम्मी, किसका ओन था? किसी का नहीं, पापा का था। प्रिया एक समझदार बच्ची थी। 13 साल की उम्र में वो सब समझती थी। हाँ, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने तय किया था कि प्रिया से झूठ नहीं बोलूंगी। क्या कह रहे थे? दादी केरल आ रही हैं। प्रिया ने चम्मच नीचे रख दिया। मुंबई वाली दादी? मुंबई वाली दादी। प्रिया अपनी सास को यही कहती थी। केरल वाली नानी असली नानी थी और मुंबई वाली दादी बस मुंबई में रहने वाली दादी थी। बच्ची ने अपने तरीके से रिश्ते समझ लिए थे। मम्मी, उनसे मत मिलना प्लीज। नहीं मिलूंगी। थैंक गॉड। प्रिया ने वापस चम्मच उठा लिया। उसकी एक बात से मेरा दिल भर आया। इस बच्ची के दिल में भी खम थे। 10 साल की उम्र में माँ का हाथ पककर घर से निकाले जाने का खम। 3 साल बाद भी वो खम भरा नहीं था। उस रात प्रिया को सुलाकर मैं आंगन में आई। आसमान में तारे भरे थे। मुंबई में ऐसे तारे नहीं दिखते थे। सांस आ रही हैं, यह सोचकर मेरा मन खराब हो गया। पर 3 साल पहले जैसा डर नहीं था, बेचैनी थी। जिस जगह मैं बब्बी मुश्किल से खई हुई थी, वहां उन लोगों का वापस आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा, वो नहीं आएंगी। मैंने मना कर दिया है, 2 बार मना कर दिया है। तब मुझे नहीं पता था
कि सावित्री देवी ने अपनी जिंदगी में ना सुनना सीखा ही नहीं था। 3 दिन बाद सुबह मैं प्रोसेसिंग लाइन पर काम करवा रही थी। एक मजदूर दौड़ता हुआ आया। मालकिन, गेट पर 3 मेहमान आए हैं, कह रहे हैं अपॉइंटमेंट नहीं है, बस ऐसे ही आए हैं। टूरिस्ट हैं तो कैहे भेज दो। नहीं मालकिन, वो आपको ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो आपकी सास हैं। मेरे हाथ से क्लिपबोर्ड गिर गया। उसके मीन पर टकराने की आवाज मशीनों के शोर में दब गई, पर मेरे कानों में सिर्फ वही आवाज गूंजी। मेरा दिल धक से बैठ गया। वो आ गए थे। मैंने 2 बार नहीं कहा था, होन पर सामना किया था, पर वो बस चले आए। मैंने अपना एप्रन नहीं उतारा, बूट भी पहने रखे। मैं बागान के गेट की तरफ चल पई। मेरे पैर भारी हो रहे थे। हरदम ऐसा लग रहा था जैसे 10 किलो का वन बांधकर चल रही हूं। गेट दिखने लगा। 3 लोग खड़े थे, मेरी सास, मेरा पूर्व पति और नई बहू। सास बागान के बोर्ड को देख रही थी, मेनन स्पाइसेस। उनके चेहरे पर वो भाव था जो मैंने 3 साल में कभी नहीं देखा था। उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। मैं बागान के गेट की तरफ आती गई। मेरे बूट की मिट्टी पर चलने की चरचर की आवाज आ रही थी। मैंने उस आवाज पर ध्यान लगाया। मैं अपने दिल की धड़कन नहीं सुनना चाहती थी। जब 10 मीटर की दूरी रह गई तो सास ने मुझे देखा। 3 साल बाद सास बदली नहीं थी। वही छोटे घूंघराले बाल, डार्क कलर की सागी, सोने के कंगन, हमेशा थोड़ा नीचे की तरफ झुके हुए होंठ। पर अभी उनके होंठ झुके नहीं थे, बल्कि उनका पूरा मुंह खुला हुआ था। बोर्ड को देखने के बाद जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर कई भाव एक साथ आए और गए। हैरानी, घबराहट और कुछ हिसाब लगाती हुई नजरें। राजेश पीछे खड़ा था, 3 साल पहले वाली ही पोजीशन में, मां के पीछे छिपते हुए, जेब में हाथ डाले, नहरें नहीं मिला रहा था। बस घर कितना था कि उसका चेहरा थोड़ा यादा मुरझाया हुआ था। गाल पिचक गए थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे। नई बहू सोनिया ने अपना सनग्लास सिर पर चढ़ा रखा था और बागान को देख रही थी। शुरू में उसके चेहरे पर कोई गास भाव नहीं था, पर धीरे धीरे उसकी आंखें बही होती जा रही थीं। गोदामों को देखकर, ट्रकों को देखकर, कैहे के बाहर लगी टूरिस्ट की लाइन को देखकर और दूर पहाड़ी तक फैले बागानों को देखकर उसने अपने होंठों पर जीभ फिराई। मैंने उसे अनजाने में ऐसा करते हुए देखा। वो तस्वीर मेरे दिमाग में अजीब तरह से छप गई। मैं उन तीनों के सामने जाकर खड़ी हो गई, एप्रन पहने, बूट पहने, हाथ में क्लिपबोर्ड लिए, बिना किसी तैयारी के, क्योंकि तैयारी करने की कोई वजह नहीं थी। आप लोग आ गए, मैंने पहले कहा, आवाज को यथासंभव शांत रखते हुए। सास ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, एप्रन, बूट, धूप में सांवले पजे हाथ। फिर उन्होंने बागान की तरफ एक और नहर डाली, अंतहीन मसालों के बागान। यह तुम्हारा मायका है? जी। यह सब मसालों के खेत हैं? जी। 25 एक से थोड़ा यादा। सास का मुंह बंद नहीं हो रहा था, उनकी आंखें घूम रही थीं। बागानों से गोदाम तक, गोदाम से कैहे तक, कैहे से ट्रक तक। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ गिन रही हैं। उनके चेहरे से सांस पता चल रहा था कि वो दिमाग में पैसों का हिसाब लगा रही हैं। 1 कप चाय पी लीजिए, कैहे चलते हैं। मैं आगे आगे चलने लगी। चलते हुए मैंने अपने पीछे तीनों के दमों की आवाज सुनी। सास की सैंडल की टकटक, राजेश के जूतों की आवाज और सोनिया की हील्स की आवाज। मिट्टी के रास्ते पर हील्स पहनना ठीक नहीं था। मुझे पीछे से सोनिया के लखाने की आवाज आई। कैहे तक के रास्ते में 2 मजदूरों ने मुझे नमस्ते किया। मालकिन, गोदाम नंबर 3 का टेम्परेचर चेक कर लिया है। मालकिन, दोपहर की डिलीवरी का माल पैक हो गया है। सास एक पल के लिए रुकी। मालकिन शब्द सुनकर मुझे पीछे मुहे बिना ही एहसास हो गया। हम कैहे में बैठ गए। मैंने 4 कप मसाला चाय का ऑर्डर दिया। पैसे मैंने दिए। उनकी मेहमान नवाई का मेरा कोई घर नहीं था, पर फिर भी घर आए मेहमान को 1 कप चाय पिलाना यहाँ के लोगों का तरीका है। यह मैंने केरल में सीखा था। सास कैहे के अंदर देख रही थीं। लखी का इंटीरियर, बई खिड़कियों से दिखता बागान का नहारा, दीवार पर लगी बागान के इतिहास की तस्वीरें, टूरिस्ट से भरा हुआ कैहे। ये कैहे भी तुम्हारे घर का है? जी, मैंने 2 साल पहले इसका प्लान बनाया था। तुमने? जी। सास का चेहरा हल्का सा बिगहा, जैसे उन्हें यकीन न हो रहा हो। जिस औरत को वो सिर्फ रसोई का काम करने वाली गांव की लक्की समझती थीं, वो कैहे बना रही है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट चला रही है और मालकिन कहला रही है। राजेश खिड़की से बाहर देख रहा था। पहाड़ी तक फैले बागानों को देखते हुए उसके चेहरे पर अजीब भाव थे, पछतावा, जलन या शायद दोनों। मीरा जी, यहां कितने लोग काम करते हैं? राजेश ने पूछा।
मीरा जी कहते हुए। यह संबोधन 3 साल में बदले हुए हमारे रिश्ते को बता रहा था। परमानेंट 15 लोग हैं, कटाई के सीन में 30 से ज्यादा हो जाते हैं। राजेश ने सिर झुका लिया। उसे लगा होगा कि मुझे नहीं पता कि उसके अपने बिजनेस में अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, पर मुझे पता था। प्रिया कभी कभी पापा के बारे में पूछती तो मैं अनजाने में इंटरनेट पर सर्च कर लेती थी। राजेश का बिजनेस 2 साल से डूब रहा था। क्लाइंट्स एक एक करके चले गए थे, कर्मचारी छो गए थे और ऑफिस भी छोटी जगह पर शिफ्ट हो गया था, तो इसलिए केरल आए थे। विदेश यात्रा तो अब सपना ही होगी। यह सोचकर मेरा मन भारी हो गया। मुझे जीत का एहसास नहीं हो रहा था, बस सब व्यर्थ लग रहा था। सोनिया ने मसाला चाय का एक घूंट पिया और पूछा, दीदी इस बागान का टर्नओवर कितना होगा? दीदी, मैं चौंक गई। सोनिया ने मुझे कभी दीदी नहीं कहा था। 3 साल पहले जब सास ने मिलवाया था तो बस दरवाजे पर एक बार नहरें मिली थीं। तब सोनिया की आंखों ने मुझे देखा भी नहीं होगा, पर अब मैं दीदी थी। बागान का साइन देखकर उसका रवैया बदल गया था। उसकी हिसाब लगाती नजरें कहे में घुसते ही बदल गई थीं। बेरुरी से जिज्ञासा, जिज्ञासा से दिलचस्पी और अब एक सोची समझी नजदीकी। टर्नओवर तो बताना मुश्किल है, बस कटाई के सीन में बहुत काम रहता है। अरे वाह, इतना बड़ा सेटअप तो कमाल का है। सच में मेरा भी मन करता है ऐसी जगह काम करने का। सास ने सोनिया की तरफ तिरछी नहर से देखा। उनकी नहरें तेज थीं। अपनी बहू को अपनी पूर्व बहू की तारीफ करते देखना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। सोनिया, चाय पियो, सास ने बात काट दी। सोनिया चुप हो गई, पर उसकी आंखें लगातार कहे का जाया ले रही थीं। चाय पीते पीते सास धीरे धीरे मुद्दे पर आईं। मीरा, तुमने बहुत मेहनत की, यहां इतना अच्छा कर रही हो, देखकर ऊशी हुई। मीरा, सास जब मेरा नाम ले रही थीं, तो उनकी आवाज बहुत नरम थी। यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही मुंह है जिसने 3 साल पहले इज्जत से निकल जाओ कहा था। हरा अपना बागान तो घुमाओ, अब आ ही गए हैं तो। माँ जी, मुझे आज दोपहर में प्रोसेसिंग मशीन चलवानी है और डिलीवरी का माल भी पैक करवाना है। आप लोग कहे में चाय पीकर आसपास टहल सकते हैं। ठीक है, हम खुद देख लेंगे, पर वो ऊपर वाले बागानों तक कैसे जाएंगे? गाय चाहिए होगी। मैंने मना किया, पर वो फिर से अपनी बात पर अड़ रही थीं। ओन पर भी यही किया था, वो मेरी नकुन मानती ही नहीं थीं। मैंने एक गहरी सांस ली। कहे के आसपास और टूरिस्ट एरिया में आप घूम सकते हैं, ऊपर वाले खेतों में काम चल रहा है, वहां जाना मना है। ठीक है, सास ने हाथ हिलाया। ठीक है का मतलब सच में ठीक है नहीं था, यह मैं 12 साल साथ रहकर जानती थी। मैं अपनी सीट से उठी। मुझे अब काम पर जाना होगा, आप लोग आराम से घूमिए। जैसे ही मैं मुही, सास ने पीछे से कहा, मीरा। मैं रुक गई। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना कुछ कर लोगी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। यह तारी थी, हैरानी थी या पछतावा, इसलिए मैं बस सिर झुकाकर वहां से निकल आई। प्रोसेसिंग लाइन की तरफ जाते हुए मेरे पैरों में जान नहीं बची। मैं गोदाम के पीछे दीवार के सहारे खड़ी होकर एक पल के लिए सांस लेने लगी। आसमान ऊंचा और नीला था। केरल का पथज का आसमान मुंबई से अलग होता है, अंतहीन। यह कहना झूठ होगा कि मैं घबराई नहीं थी। सांस को देखते ही 12 साल एक साथ याद आ गए थे। त्योहारों पर अकेले काम करने वाली रसोई, गांव की है इसलिए रसोई का काम अच्छा करती है वाली हौसी, इज्जत से निकल जाओ वाला दरवा। मेरा शरीर सब याद रखे हुए था। दिमाग कह रहा था सब ठीक है, पर शरीर कांप रहा था। पर मैंने खुद को संभाला। मैं रोई नहीं, मैं सिकुई नहीं। मैं एप्रन पहने, बूट पहने, मालकिन कहलाते हुए अपनी जगह पर अपना काम कर रही थी। 3 साल पहले होता तो मैं यह नहीं कर पाती, सास के सामने सिर नहीं उठा पाती। पर अब बात अलग थी। इस बागान ने मुझे बदल दिया था। मैंने एक गहरी सांस ली और वापस प्रोसेसिंग लाइन में चली गई। कन्वेयर बेल्ट पर मसाले आगे बढ़ रहे थे। उन मसालों को देखते हुए मैंने सोचा, सावित्री जी, यह वही खेती है जिसका आप मखाक उगाती थीं और आज यही मुझे पाल रही है। शाम के 4 बजे होंगे। मैं ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन ऑर्डर का हिसाब लगा रही थी कि कहे का कर्मचारी फिर दौड़ता हुआ आया। मालकिन, वो मेहमान, वो तीनों ऊपर वाले बागान की तरफ चले गए हैं और वहां आपकी मां से उनका सामना हो गया है। मेरा दिल धक से रह गया। मेरी मां। मैं पागलों की तरह भागी। बूट पहने हुए ढलान वाली मिट्टी की सख पर भागने से मेरी सांस फूल गई। ऊपर वाला बागान दिखने लगा। मेरी मां खजी थी। काम करने वाली टोपी पहने, हाथ में कैंची लिए वो मसाले तो रही थीं।
3 मजदूर भी आसपास काम कर रहे थे और उनके सामने मेरी सास खजी थीं। दोनों माएं आमने सामने थीं। 3 साल बाद। नहीं, सच कहूं तो सास और मेरी मां का आमना सामना शादी के बाद लगभग पहली बार हो रहा था। सास मेरे मायके को नीचा समझती थीं, इसलिए आना जाना था ही नहीं। जब मैं पहुंची तो मेरी मां ने पहले बात शुरू की। हाथ में कैंची लिए हुए मसालों के पौधे के सामने बागान के बीचों बीच हमारी बेटी को घर से निकालने वाली सास यहां क्या कर रही है। मां की आवाज बागान में गूंज गई। धीमी आवाज थी, वो चीखी नहीं थी बल्कि शांत थी, पर वो शांत ज्यादा डरावनी थी। हवा में पत्तों की सरसराहट से भी धीमी आवाज थी, पर पूरा बागान शांत हो गया। मजदूरों ने काम रोककर हमारी तरफ देखा। सास अपनी जगह पर जम गई थीं। उनका चेहरा सैद पक गया था। 3 साल पहले मेरे घर के दरवाजे पर मेरा सामान फेंकने वाली वो दबंग सास अब मुंह खोले एकदम भी नहीं हिल पा रही थीं। सोने के कंगन पहने उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। लक्ष्मी जी, सास के मुंह से बमुश्किल निकला। मुझे हैरानी हुई कि उन्हें मेरी मां का नाम याद था। शादी में एक बार सुना हुआ नाम उन्हें याद रह गया था। मां ने कैंची अपनी कमर की जेब में रख ली। धीरे धीरे। यह हरकत अजीब तरह से तरनाक लग रही थी, जैसे वो हथियार रख नहीं रही हों बल्कि निकाल रही हों। नाम तो याद है, शादी में बस एक बार देखा था। तब क्या कहा था आपने? केरल में खेती करने वाले लोग हैं, चिंता थी, पर बहू सीधी सादी है, यही गनीमत है, यही कहा था ना? सास की आंखें कांप रही थीं। उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्हें याद आ गया है। सीधी सादी थी इसीलिए कमोर समझ लिया। मेरी बेटी सीधी थी इसीलिए 12 साल सहती रही। सीधी थी इसीलिए घर से निकाल दी गई। मां की आवा भर्रा गई। गुस्सा था, पर मां रोई नहीं। उनकी आंखें लाल थीं पर आंसू नहीं थे। जो मैं 3 साल पहले नहीं कर पाई थी, वो मेरी मां कर रही थी। मैं एक पे के पीछे छिपी खड़ी थी। मुझे बीच में आना चाहिए था, पर मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। दोनों माओं के आमने सामने खड़े होने का वो दृश्य बहुत भारी था। लक्ष्मी जी, उस दिन मैंने थोड़ा यादा कर दिया था, मैं मानती हूं, सास ने एकदम पीछे हटते हुए कहा। थोड़ा? मां ने दोहराया। उस एक शब्द में 12 साल का दर्द था। थोड़ा नहीं, आपने इंसान को इंसान नहीं समझा। खेती बाई करने वाले लोग कहकर हर त्योहार पर, रिश्तेदारों के सामने, स्कूल में पेरेंट्स के सामने। मेरी बेटी यह सब सुनकर बाथरूम में अकेले रोती थी। ये आप नहीं जानती। मेरी सांस रुक गई। मां को यह पता था, मैंने तो कभी नहीं बताया था। मां को पता था। कैसे? मुझे नहीं मालूम। शायद माएं बस जान जाती हैं कि उनकी बेटी रोई थी। सास कुछ नहीं कह पाई। राजेश ने पीछे से बीच में बोलने की कोशिश की। अम्मा, हम अचानक आ गए, उसके लिए मां कर दीजिए। मां इद कर रही थीं। तुम चुप रहो। मां ने राजेश को एक ही वाक्य में चुप करा दिया। राजेश ने मुंह बंद कर लिया। 47 साल का एक आदमी 73 साल की एक औरत की एक डांट से सिकू गया। यह वैसा ही था जैसे वो 3 साल पहले अपनी मां के सामने सिकुत्ता था। तब मुझे समझ आया, यह आदमी हर किसी के सामने सिकुत्ता है। तभी पापा आ गए। नीचे से ट्रक की आवाज आई। पापा नीचे वाले बागान से ऊपर आ रहे थे। टोपी और बूट पहने वो ट्रक से उतरे और ढलान पर चलने लगे। उन्होंने स्थिति को देख लिया था। मेरी मां खबी हैं, सास खबी हैं और राजेश पीछे घबराया हुआ है। पापा धीरे धीरे चले, जल्दी में नहीं। पापा हमेशा से ऐसे ही थे। पूरी जिंदगी मिट्टी में काम करने वाले इंसान हर काम धीरे धीरे करते थे, बातें भी धीरे, दम भी धीरे, पर उस धीमेपन में एक वर्ण था। वो सास के सामने आकर खड़े हो गए। सास ने पापा को ऊपर देखा। पापा लंबे थे, दुबले, पतले, झुके हुए, पर फिर भी सास से एक सिर ऊंचे थे। लगता है आप अभी तक नहीं समझी कि मेरी बेटी ने आपके घर में कितना दुहक झेला है। पापा ने कहा। पूरी जिंदगी चुप रहने वाले इंसान, महीने में 10 वाक्य भी न बोलने वाले। जब से मैं केरल लौटी थी, यह दूसरी बार था जब उन्होंने इतना लंबा वाक्य कहा था। पहला था आ गई और दूसरा यह था। सास ने सिर झुका लिया। मैंने पहली बार देखा सास को सिर झुकाते हुए। 12 साल में एक बार भी नहीं देखा था। बहू के सामने, बेटे के सामने, रिश्तेदारों के सामने, किसी के भी सामने सिर न झुकाने वाली औरत। पर आज इस मसालों के बागान के बीच में मेरे पापा के सामने वो सिर झुकाए खड़ी थीं। पापा ने और कुछ नहीं कहा, एक वाक्यकारी था। वो मुंहे और वापस ट्रक की तरफ चले गए, धीमे दमों से। उनकी पीठ झुकी हुई थी, पर वो हारे हुए नहीं लग रहे थे। सास सिर झुकाए बहुत देर तक खड़ी रहीं।
आसपास मजदूर देख रहे थे, गांव के कुछ लोग भी दिख रहे थे, फार्म टूर पर आए कुछ टूरिस्ट भी दूर से देख रहे थे। सास के लिए यह सबसे बड़ी सहा रही होगी। ईद, उनके लिए ईद ही सब कुछ थी। बहू को निकालना, नई बहू लाना, सब घर की ईद और स्टेटस के लिए था। पर आज उनकी वो ईद टुखे टुखे हो रही थी। जिस खेती करने वाले परिवार को वो नीचा समझती थीं, उसी के बीचों बीच सबके सामने वो सिर झुकाए खई थीं। सोनिया सास के पास खई थी, पर उनकी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि एकदम पीछे हट गई थी। उसकी आंखें ठंडी हो गई थीं। वो सास की बेइज्जती होते देख रही थी और उद को उनसे दूर कर रही थी। एक हिसाब लगाता हुआ चेहरा। राजेश ने सिर पूरी तरह नीचे झुका लिया था, जेब में हाथ डाले। 3 साल पहले या आज, यह आदमी अपनी मां के मुश्किल में होने पर कुछ नहीं करता था। मां ने मुझे देखा, पे के पीछे खई मुझे, हमारी आंखें मिली। मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया, पर वो थे। वो आंसू सास के लिए गुस्से के नहीं थे। वो 12 साल तक अकेले सब कुछ सहने वाली बेटी के लिए अफसोस के थे। काश तुझे पहले ले आते, काश और जल्दी ले आते। मां की आंखें यही कह रही थीं। मेरा भी रोना आने वाला था, पर मैं यहां नहीं रो सकती थी। मैं मालकिन थी, मंदूर देख रहे थे। मैं बागान के बीच में नहीं रो सकती थी। मेरा गला भर आया। मैंने उसे रोकने के लिए दांत भींच लिए। तभी सोनिया ने मुंह खोला। मम्मी जी, हम नीचे चलते हैं, यहां और खबे रहने से सिर बेइज्जती होगी। यह बात सास से कही गई थी। मम्मी जी कहा था, पर आवा में ईद नहीं थी, झुंझलाहट थी। सास ने सोनिया को देखा। क्या बागान देखने आए थे और बेइज्जती करवा ली? पहले ही नहीं आते तो अच्छा था। जब उन्होंने ओन पर मना कर दिया था तो मान लेना चाहिए था ना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोनिया यह कहेगी। सास से सीधे मुंह बात कर रही थी, लहदा तल। सास का चेहरा गुस्से या शर्म से लाल हो गया, शायद दोनों से। सोनिया, तुम मुझसे सच कह रही हूं, नीचे चलिए, मुझे आपसे और राजेश जी से कुछ बात करनी है। सोनिया ने राजेश को देखा। राजेश ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था। उसी पल मुझे एहसास हो गया, यह औरत कुछ बहा करने वाली है। सोनिया पहले ढलान से नीचे उतरने लगी। उसकी हील्स मिट्टी में धंस रही थीं। वो लखा रही थी, पर उसने परवाह नहीं की और तेजी से चलने लगी। राजेश उसके पीछे चला। सास आयर में अकेली रह गईं। उन्होंने मुझे देखा। 3 सेकंड, शायद 3 सेकंड ही थे, पर उन 3 सेकंड में सास की आंखों में कई भाव आए और गए। हैरानी, पछतावा, गुस्सा, शर्म, और आखिर में जो बचा वो था एक आलीपन, कुछ भी नहीं। सारी ईद उतर जाने के बाद बचने वाला चेहरा। सास मुई और नीचे चली गईं। उनकी गहरे रंग की सारी मसालों के पौधों के बीच छोटी होती गई। उनके जाने के बाद मां मेरे पास आई। हम बिना कुछ कहे साथ साथ खे रहे। मसालों के पौधे के नीचे हवा चली, पत्ते हिले। अच्छा किया, मां ने कहा। मां, मैंने कुछ यादा तो नहीं। कमोर बनती तो वो तुझे फिर से दबा देते। यह लत नहीं था। सास कमोर लोगों पर और हावी होती थीं। 12 साल देखकर मैं जानती थी। मां, मुझे गले लगा लो। यह बात मेरे मुंह से निकलेगी, मैंने सोचा नहीं था। 45 साल की होकर मां से गले लगाने को कह रही थी। मां ने बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। मिट्टी की खुशबू, मसालों के पत्तों की खुशबू, 3 साल पहले रात में महसूस की गई वही खुशबू जो बदली नहीं थी। मैं रोई, बिना आवाज के रोने की कोशिश की, पर नहीं हो पाया। मेरे कंधे हिल रहे थे। रो ले, यहां तू रो सकती है। मां ने मेरी पीठ थपथ पाई। मुंबई में मैं बाथरूम में तौलिए से मुंह दबाकर रोती थी, ताकि प्रिया न सुन ले, सास न सुन ले। पर यहां मैं बस रो सकती थी। बागान के बीच में, मां के आंचल में, खुले आसमान के नीचे। मैं बहुत देर तक रोई। उस रात सास का ऊन आया। बागान में रोने के बाद, मुंह धोकर, प्रिया के साथ खाना खाकर और उसे सुलाने के बाद रात के 10 बज चुके थे। मैं आंगन में तारे देख रही थी कि ओन बजा। सास का था। दिन में बर्दस्ती आकर बेत होकर गई। औरत रात में फिर ओन कर रही थी। उठाऊं या नहीं, मैंने 5 सेकंड सोचा। स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखते हुए मैंने उठा लिया। नहीं उठाती तो वो कल फिर आ जाती। मीरा। सास की आवाज दिन से अलग थी। उसमें घमंड नहीं था, तात नहीं थी, जैसे कोई और इंसान हो। आज मैं अचानक आ गई उसके लिए मां करना। मां करना, मैंने सास के मुंह से यह शब्द पहली बार सुना था। 12 साल में एक बार भी नहीं।
जब मैं त्योहारों पर सुबह से काम करती थी तब भी माई नहीं, जब रिश्तेदारों के सामने बेइज्जत करती थीं तब भी नहीं, जब दरवाजे पर मेरा सामान फेंका था तब भी नहीं, पर आज वो ओन पर माँ ही मांग रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। आज तुम्हारा बागान देखकर मैं बहुत हैरान हुई। सच कहूं तो मैंने तुम्हारे मायके को बहुत कम आंका। खेती करने वाले लोग कहकर तुम्हारी बेइज्जती की, वो मेरी गलती थी। मेरा दिल धक्का, पर धकने की वजह पहले जैसी नहीं थी। 3 साल पहले सांस की आवाज से डर से धकता था, आज गुस्से से धक रहा था। बागान देखने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका साई देखने के बाद वो मान रही थीं, अगर मेरा बागान सिर्फ एक छोटा सा खेत होता तो सांस आज भी मेरी बेइज्जती करती, अभी भी मसाले ही तो रही है कहकर हंसती। यह गलती का एहसास नहीं था, यह पैसे का आकार देखकर बदला हुआ रवैया था। यह जानकर मेरा ऊन खौल रहा था। मीरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सास ने एक गहरी सांस ली। ऊन पर मुझे उनकी सांस की आवाज सुनाई दी। राजेश का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, 2 साल से घाटे में है। सारे क्लाइंट्स चले गए, सिर्फ 3 कर्मचारी बचे हैं। मुझे पता था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। और सोनिया, वो लकी सिर्फ पैसे उभाती है, घर का कोई काम नहीं करती, राजेश को भी ताने मारती रहती है। मुझे लगता है सास ने बात अधूरी छोड़ दी। मतलब सास को अपनी चुनी हुई बहू पसंद नहीं आ रही थी, जिस औरत को उन्होंने हमारे घर के लायक बहू कहकर मिलवाया था। मीरा जी, क्या तुम राजेश के साथ दोबारा रहने के बारे में सोच सकती हो? मैं रुक गई, मेरी सांस रुक गई। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी और तारे दिख रहे थे, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हवा की आवाज, झींगुरों की आवाज, दूर से आती लहरों की आवाज, सब बंद हो गया था। क्या कहा आपने? राजेश आजकल बहुत परेशान रहता है, बिजनेस को लेकर भी और सोनिया के साथ भी। मुझे लगता है राजेश के दिल में अभी भी तुम्हारे लिए जगह है। जगह है, यह शब्द मेरे कानों में चुभ गया। 12 साल तक अपनी माँ के पीछे छिपकर मुझे कभी न बचाने वाला आदमी, तलाक के वक्त माँ कह रही हैं कहकर मुझे छो देने वाला आदमी, 3 साल तक अपनी बेटी के जन्मदिन पर एक भी ओन न करने वाला आदमी, उस आदमी के दिल में जगह है? माँ जी, हाँ, आप मुझसे दोबारा शादी करने के लिए कह रही हैं? हाँ, मैं मानती हूं कि मैंने गलती की, तुम्हें घर से भेजना मेरी भूल थी, इसीलिए। माँ जी, मैंने उनकी बात काट दी। जिंदगी में पहली बार मैंने सास की बात काटी थी। मैं 12 साल आपके घर में कभी इंसान समझी ही नहीं गई। हर त्योहार पर मैं अकेले रसोई में रहती थी। रिश्तेदारों के सामने गाँव की है, रसोई का काम अच्छा करती है सुनती थी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में खेती करने वाले लोग सुनकर आपके पास मुस्कुराती खड़ी रहती थी। बाथरूम में तौलिया मुंह में ठूंस कर रोती थी। मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर मैं रुकी नहीं। राजेश ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। जब आप मेरी बेइज्जती करती थीं तो उसने कभी आपको नहीं रोका। तलाक के वक्त भी उसका जवाब था, माँ कह रही हैं। 3 साल में उसने प्रिया के जन्मदिन पर एक भी ओन नहीं किया, अपनी बेटी के जन्मदिन पर। सास चुप थीं। और अब जब उसका बिजनेस डूब रहा है, नई बहू पसंद नहीं आ रही, तब आप दोबारा शादी करने के लिए कह रही हैं? मीरा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैंने फिर बात काटी। माँ जी, अगर मेरा बागान सिर्फ एक छोटा सा खेत होता तो क्या आप आज यह गोन करती? नहीं करती। आपने बागान का साई देखा, इसलिए आप यह गोन कर रही हैं। कुछ नहीं बदला है माँ जी। 12 साल पहले भी और आज भी आपके लिए सिर स्टेटस मायने रखता है। सांस बहुत देर तक चुप रही। गोन पर सिर सांसों की आवाज आ रही थी। माँ जी, मैं अब अपनी जिंदगी जी रही हूं। यह कहते हुए मेरी आवाज नहीं कांपी। 3 साल पहले होता तो मैं रो पती, मेरा गला भर जाता, नाक जलने लगती और आंसू बहने लगते, पर अब नहीं। मैं शांत थी। हवा वाले आंगन में खे होकर तारों को देखते हुए मैं अपने पैरों पर खी थी। प्रिया यहाँ बहुत अच्छे से पल रही है, बागान भी अच्छा चल रहा है। अब मुझे कोई घर से नहीं निकाल सकता। दोबारा ओन मत कीजिएगा। माँ जी, मैंने ओन काट दिया। ओन की स्क्रीन बंद हो गई। काली स्क्रीन पर तारों की रोशनी चमक रही थी। हाथ नहीं कांपे। मैं आंगन में खड़ी होकर आसमान को देखने लगी। तारे ऐसे लग रहे थे जैसे अभी बरस पेंगे। केरल का रात का आसमान हमेशा ऐसा ही होता है, अंतहीन। मेरा दिल हल्का हो गया था। यह गालीपन वाला हल्कापन नहीं था, बल्कि कुछ बोझ उतारने वाला हल्कापन था। 12 साल से जो पत्थर मैंने सीने पर रखा हुआ था,
आज उसे उतार दिया था। मैंने एक गहरी सांस ली। मसालों के फूलों की खुशबू तो जा चुकी थी, पर हवा में मसालों के छिलकों की खट्टी मीठी महक थी। यह मेरी मीन थी, यह मेरी हवा थी, यह मेरा आसमान था। अगली सुबह मैं बागान में प्रोसेसिंग मशीन पर काम करवा रही थी कि माँ आई। मीरा, कल रात सास का होन आया था, पापा ने बताया था। पापा ने रात में मुझे आंगन में बात करते हुए सुन लिया था। बातें तो नहीं सुनी होंगी, पर अंदाजा लगा लिया होगा। हाँ, क्या कह रही थी? दोबारा शादी करने के लिए। तूने क्या कहा? मना कर दिया। माँ ने बहुत देर तक मुझे देखा, फिर मुस्कुराई। अच्छा किया। वही दो शब्द जो कल भी सुने थे, पर आज उनका वन अलग था। कल बागान में सास को हराने के बाद अच्छा किया था, और आज मेरे अपने ऐसले के बाद अच्छा किया था। यह तेरी जिंदगी है, ऐसला भी तेरा ही होगा, माँ ने अपना एप्रन ठीक करते हुए कहा। उसके 2 दिन बाद राजेश का मैसेज आया। होन नहीं, मैसेज। सोनिया तलाक मांग रही है। एक लाइन। उस एक लाइन में सारे भाव थे, घबराहट, डर, आत्म दया। मैं बहुत देर तक उस मैसेज को देखती रही। सास की खुद चुनी हुई, पसंद की हुई बहू, बैंक मैनेजर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले की बेटी जिस पर वो गर्व करती थी, हमारे घर के लायक बहू। वो औरत अपने पति का बिजनेस डूबते ही तलाक मांग रही थी। मुझे बागान में ही समझ जाना चाहिए था। सोनिया का सास से एकदम पीछे हटना, कैहे में टर्नओवर के बारे में पूछना, बागान में हम नीचे चलते हैं कहना, सब जुबा हुआ था। यह औरत शुरू से ही पैसे देखकर आई थी, पैसा कम होते ही जा रही थी। राजेश का एक और मैसेज आया। माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा है, खाना भी नहीं खा रही हैं। मैंने ओन नीचे रख दिया। खाना नहीं खा रही हैं। अब सास को पता चलेगा कि अपनी पसंद की बहू से ठुकराए जाने का एहसास कैसा होता है। मुझे 3 साल पहले सास के कहे शब्द याद आए, इज्जत से निकल जाओ। अब वही शब्द सोनिया सास से कह रही थी। बिल्कुल वही कहानी थी। मतलब तम तो रिश्ता तम। मुझे उश होना चाहिए था, पर मैं उश नहीं थी। बस सब व्यर्थ लग रहा था। मैंने राजेश को जवाब दिया, अब मैं उन सब मामलों में पड़ने वाली कोई नहीं हूं, अपना ख्याल रखना। यह आगेरी बातचीत थी। उस हफ्ते रविवार को मैं प्रिया के साथ बागान में गई। पतझ की धूप नर्म थी, हवा में पत्ते हिल रहे थे। हम मसालों के पौधों के बीच चल रहे थे। प्रिया आगे दौड़ते हुए मसाले तो रही थी। मम्मी, ये देखो कितना बहा है। 13 साल की बच्ची दोनों हाथों में मसाले लेकर दौड़ी आई। उसका चेहरा धूप में सांवला पड़ गया था। केरल की हवा में पली बब्बी बच्ची। हाँ, बहुत बा है। इस साल का सबसे बा है शायद, है ना? यह मैं नाना जी को दूंगी। प्रिया फिर भाग गई। पौधों के बीच गायब होती उसकी पीठ को देखते हुए मैं रुक गई। मुझे 3 साल पहले का दिन याद आया। सूटकेस का गिरना, कॉरिडोर में मेरे कपों का बिखरना, प्रिया का मेरी टोंग पककर रोना, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, उसकी वो आवाज़। तब 10 साल की बच्ची आज इस बागान में दौड़ रही थी। मम्मी तुम्हारी रक्षा करेगी। उस रात प्रिया के कमरे में बिना आवा के कहा गया मेरा वादा। मैंने उसे निभाया। हम यहां तक आ गए। मेरा गला भर आया, पर इस बार के आंसू दुहक के नहीं थे, सुकून के थे। मां नीचे वाले खेत से ऊपर आई। उनकी टोकरी मसालों से भरी थी। मीरा, प्रिया ऊपर मसाले तो रही है। उस लक्की को यह बागान बहुत पसंद है। मां मुस्कुराई। पापा ट्रक चलाते हुए घूरे। उन्होंने खिक्की से अपनी टोपी हल्की सी उठाई। सलाम। पापा का सलाम हमेशा ऐसा ही होता था, शब्दों से नहीं, हरकतों से। 4 लोग बागान में थे, मैं, प्रिया, माँ और पापा। यह मेरा परिवार था। जिस परिवार को सास लायक नहीं समझती थी, जिस खेती करने वाले परिवार को वो नीचा समझती थी। पर इन्हीं लोगों ने मुझे तब उठाया जब मैं टूट गई थी, बिना किसी शर्त के, बिना कुछ कहे। हवा चली, मसालों की खुशबू पूरे बागान में फैल गई। मैं वहीं खड़ी होकर बहुत देर तक देखती रही। अंतहीन बागान, पहाड़ी तक फैले पौधे, लदे हुए मसाले, उनके बीच दौड़ती प्रिया, नीचे से आती माँ, ट्रक चलाते घुरते पापा। यह मेरी जिंदगी थी। अब कोई मुझे नहीं निकाल सकता था। अब मैं छोटी नहीं हो सकती थी। मम्मी यहाँ आओ, बहुत सारे मसाले हैं। प्रिया की आवाज़ बागान के उस पार से आई। आ रही हूँ। मैं भी भागी, बूट पहने बागान के बीच भागी। 45 साल की होकर बूट पहनकर भागना माकिया लग रहा होगा, पर लगे तो लगे। पत्ते मेरे कंधे से टकराए, हवा ने मेरे बाल उघाए। दौड़ते हुए मैं हंसी, बहुत समय बाद, बिना किसी वजह के, बस हंसी। 1 साल और बीत गया। केरल लौटे हुए मुझे 4 साल हो गए। पतझ फिर आ गया।
मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, बिना अलार्म के। मुंबई में मैं रात 3 बजे तक करवटें बदलती थी और 6 बजे भई मुश्किल से नींद आती थी। पर यहाँ 6 बजे आंख खुलती है तो शरीर हल्का लगता है। खिड़की खोलती हूँ तो मसालों की खुशबू आती है। आज भी मैंने खिड़की खोली। अक्टूबर की सुबह केरल में ठंडी होती है। हवा में पत्तों की सरसराहट, दूर समुद्र दिख रहा था, चांदी जैसा। सुबह की धूप पानी पर रेंग रही थी। मम्मी, मैं जा रही हूँ। प्रिया की आवाज़ दरवाजे से आई। 14 साल की हो गई, 9वीं क्लास में। स्कूल बैग पहने उसके भागने की आवाज़ धम धम गूंजी। दरवाजा धाम से बंद हुआ। दरवाजा धीरे बंद किया कर, मैंने चिल्लाया, पर वो जा चुकी थी। मैं मुस्कुराई अपने आप। सुबह 8 बजे मैं बागान पहुंची। इस साल मसालों की पैदावार पिछले साल से 20% ज़्यादा थी। ऑनलाइन ऑर्डर 3 गुने। फार्म ट्योर की बुकिंग 2 महीने की फुल थी। 4 स्कूलों की ट्रिप और हर हफ्ते 20 से ज़्यादा परिवार। मैं ऑफिस में बैठकर ऑर्डर देख रही थी कि एक कर्मचारी ने दरवाजा खटखटाया। मालकिन, मुंबई से एक टीवी चैनल का ओन आया है, अपने बागान पर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल? डीडी किसान। मुझे हंसी आ गई। 4 साल पहले एक सूटकेस लेकर आई औरत को आज टीवी चैनल वाले बुला रहे थे। जिंदगी बहुत अजीब है। अगले हफ्ते का टाइम दे दो। जी मालकिन। मालकिन, यह शब्द शुरू में अजीब लगता था, पर अब यह मेरे नाम जितना ही स्वाभाविक है। पर कभी कभी अकेले में मैं इस शब्द के बारे में सोचती हूँ। मालकिन, सास सुनेंगी तो कैसा चेहरा बनाएंगी। पापा अब बहुत आराम करते हैं। जब से मैंने बागान संभाला है, वो सिर्फ सुबह बागान जाते हैं और दोपहर में आराम करते हैं। 77 साल के हो गए हैं। पूरी जिंदगी मिट्टी में जीने वाले इंसान से आराम करो कहना आसान नहीं था। पर जब मैंने 1 साल में टर्नओवर 2 गुना कर दिया तो पापा ने भी मान लिया। तू बेहतर है, एक शाम पापा ने कहा था, शराब का एक घूंट पीते हुए। किससे? मुझसे। तू यह बागान मुझसे अच्छा चलाती है। पापा मुस्कुराए। बहुत कम मुस्कुराते थे। झुर्रियों वाले चेहरे पर जब हंसी फैलती तो वो दुनिया में सबसे खूबसूरत लगती थी। माँ कहे में नई नई रेसिपी बनाने में लगी हैं। मसाला जैम, मसाला मफिन, मसाला सिरका। हाल ही में उन्होंने मसाला शराब बनाने की भी कोशिश की है। टूरिस्ट माँ का जैम खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं। माँ, ऐसे तो कहे ही मेन बिजनेस बन जाएगा। क्या बकवास है, बागान ही मेन है। माँ बब्बाती हैं, पर उनके होंठों पर मुस्कान होती है। यह हमारा परिवार था, शांत, मजबूत और प्यार भरा। मुंबई की बरें कभी कभी आ जाती थीं। मैं ढूंढती नहीं थी, बरें खुद आ जाती थीं। राजेश का बिजनेस पूरी तरह बंद हो गया। ऑफिस गाली कर दिया, सारे कर्मचारी निकाल दिए। अब अपनी माँ के घर में रहता है। क्या करता है पता नहीं। सोनिया ने तलाक का केस आयल कर दिया था और प्रॉपर्टी के लिए 6 महीने से कोर्ट में लब रही थी। वो सास के नाम वाला अपार्टमेंट मांग रही थी। सास की उद चुनी हुई बहू अब सास पर ही छुरी चला रही थी। मैंने सुना कि सास बहुत कमोर हो गई हैं। किसने बताया? याद नहीं। गांव के किसी जानने वाले ने या राजेश के किसी कॉमन दोस्त ने। खाना नहीं खाती, बाहर नहीं निकलती, बस घर में रहती हैं। ये सुनकर मुझे कैसा लगा? सच कहूंगी, कुछ नहीं लगा। 1 साल पहले मुझे व्यर्थता का एहसास हुआ था। खुशी नहीं, पर व्यर्थता। पर अब वो भी नहीं था। जैसे किसी दूर देश की कहानी हो। मेरे अंदर सास की जो जगह थी वो खाली हो गई थी। आली थी पर दर्द नहीं था। जैसे खम भरने के बाद निशान रह जाता है, पर आप उस निशान को रो रो छूकर नहीं देखते, वैसा ही था। प्रिया बहुत बड़ी हो गई, 14 साल की। उसका दल लगभग मेरे बराबर हो गया। स्कूल में उसके बहुत दोस्त हैं। वो अब केरल की बोली भी बोलती है। आयो, कष्टम जैसे शब्द उसकी जुबान पर हैं। मुंबई की हिंदी केरल की मलयालम में बदल रही थी। प्रिया अब बागान में मदद करती है। वीकेंड पर फार्म ट्योर में गाइड बनती है। टूरिस्ट को मसाले तोड़ना सिखाती है, उनकी तस्वीरें खींचती है। एक दिन उसने कहा, मम्मी, मैं बड़े होकर यह बागान ही संभालूंगी। किसने कहा? नाना जी ने। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें देंगे और तुम मुझे। पर तुम क्या करना चाहती हो? मसालों के बागान की मालकिन, पर ऑनलाइन और कहे भी साथ में चलाऊंगी। मैं हंस पई। यह बच्ची और 4 साल पहले लिफ्ट में रोने वाली बच्ची क्या एक ही थी? ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो कर लेना। सच में? मम्मी, तुमने परमिशन दे दी। परमिशन क्या? यह तेरी ही जिंदगी है। यह कहते हुए मैं चौंक गई। यह वही बात थी जो मेरी माँ ने मुझसे कही थी। यह तेरी जिंदगी है,
ऐसला भी तेरा ही होगा। माँ से मुझ तक और मुझसे प्रिया तक एक सिलसिला चल रहा था। नवंबर का एक दिन था। मैं कटाई के बाद बागान की सबसे ऊंची चोटी पर गई, अकेली। सूरज डूबने का वक्त था। छोटी से पूरा बागान दिखता है। अंतहीन मसालों के पौधे, गोदाम, कैहे, पार्किंग में खहे ट्रक और उसके पार समुद्र। सूरज समुद्र के ऊपर डूब रहा था। सब कुछ नारंगी था। आसमान नारंगी, समुद्र नारंगी, मसाले नारंगी, दुनिया नारंगी रंग की हो गई थी। हवा चली, मेरे बाल उगे, मेरे बूट पर मिट्टी लगी थी, नाखूनों में मिट्टी फंसी थी, हाथ खुरदुरे थे। मुंबई में हैंड क्रीम लगाने वाले हाथ नहीं थे, पर मुझे ये हाथ अच्छे लग रहे थे। इन्हीं हाथों से मैंने मसाले तोहे थे, बक्से उठाए थे, ऑर्डर लिखे थे, प्रिया के सिर पर हाथ फेरा था। इन्हीं हाथों ने मेरी जिंदगी दोबारा बनाई थी। मैंने 4 साल पहले के बारे में सोचा। दरवाजे पर सामान फेंके जाने वाला दिन, सूटकेस का गिरना, मेरे कपों का बिखरना, प्रिया का मेरी टोंग पककर रोना, लिफ्ट का दरवाजा बंद होते हुए सांस का मुस्कुराना। तब मैं दुनिया की सबसे छोटी इंसान थी। अब नहीं। मैं जिस चोटी पर खड़ी थी, वहां से मेरा बागान एक नेग्र में दिख रहा था। मेरे कर्मचारी गोदाम से निकल रहे थे। कैहे में माँ लाइट बंद कर रही थी। पापा का ट्रक नीचे वाली सड़क पर जा रहा था। प्रिया स्कूल से लौटकर घर का दरवाजा खोल रही थी। एक काले धब्बे की तरह दिख रही थी। सब मेरा था। सास का दिया हुआ नहीं, राजेश का दिया हुआ नहीं, मैंने बनाया था अपने हाथों से, अपने पसीने से, अपने आंसुओं से। आंसू आ गए फिर से। इस द्वीप पर आकर मैं बहुत रोई थी। पहले दुहक से, फिर गुस्से से, फिर सुकून से, और आज शुक्रगुजारी से। शुक्रिया, मैंने और से कहा। किससे कह रही थी पता नहीं। इस बागान से, इस हवा से, माँ पापा से, प्रिया से, या गुद से, सबसे। सूरज समुद्र के नीचे चला गया। आसमान नारंगी से बैंगनी हो रहा था। एक तारा दिखा। मैं वहीं खड़ी होकर बहुत देर तक देखती रही। दोस्तों, यहीं तक थी मेरी कहानी। सास ने खेती करने वाले लोग कहकर बेइज्जती की थी। हाँ, सही है, हम खेती करने वाले लोग हैं। मिट्टी में काम करने वाले, पसीना बहाने वाले, सूरज उगने पर निकलने वाले और सूरज डूबने पर घर आने वाले। पर इसी खेती ने मुझे बचाया, मेरे स्वाभिमान को बचाया, मेरे बच्चे को पाला और मेरी जिंदगी मुझे वापस दी। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगी, मैं मसालों के बागान की मालकिन हूं, केरल में मसाले उगाती हूं, और यह कहते हुए मैं मुस्कुराऊंगी गर्व से। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, पर दोबारा शुरुआत करने की भी कोई उम्र नहीं होती। आज का समय सबसे अच्छा है। आज मैं सबसे ज्यादा मैं हूं। आप सब भी खुश रहें। धन्यवाद।